बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 22 का टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जानेंगे कि अल्काइंस होते क्या हैं और अल्काइन के अंदर जो सिंपलेस्ट अल्काइन है जिसका नाम एसिटाइलिन है, इसके क्या यूजेस हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं और एक्सरसाइज के अंदर भी इससे रेलिवेंट जो सवालात हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्काइंस होते क्या हैं। अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम कहते हैं अल्काइंस। अब जो अल्काइंस हैं, बेसिकली अल्काइंस की अगर हम बात करें जनरल फार्मूले की, इसका मतलब ये है जो इसका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ आप इससे जान सकते हैं, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद को देख के आपको जज करना होगा कि ये अल्काइन है या अल्कीन है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाना था कि जैसे ही अगर कोई कंपाउंड अल्कीन होगा तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद में डबल के हिसाब से फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन 6 हैं तो हाइड्रोजन वहाँ पे 12 होंगे। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला बनता है वो होता है CnH2n-2। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड के बारे में जानना है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में क्या रेशो बनती है तो आप इससे जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो है 6, तो मैं उससे हाइड्रोजन की तादाद के बारे में बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? जैसे C जो है अगर 6 हो, n की वैल्यू 6 हो इस फार्मूले के मुताबिक, तो हाइड्रोजन की जो तादाद होगी वो कितनी होगी? 2 × 6 - 2, जो कि किसके इक्वल होगा? C6H। अब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12, और 12 में से अगर हम 2 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10। तो अगर क्या हो डबल से, अगर कार्बन की तादाद जो है अगर 6 है उसके डबल से अगर हम 2 माइनस कर दें तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन की तादाद होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने 6 की बात की है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं। अगर हम बात करेंगे कि वहाँ पे 10 कार्बन हैं और हाइड्रोजन वहाँ पे कितने होंगे, डबल से 2 माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे 18, तो वहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी? 18 होगी। तो ये इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फार्मूला। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में याद रखना है कि आपको जनरल फार्मूले की मदद से इस चीज़ का पता चल जाता है कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली अल्काइंस को किस तरीके से आप नेम देते हैं, क्योंकि अल्काइंस जो हैं वो बहुत कम मिकदार में नहीं पाए जाते। ये बहुत ही लाखों करोड़ों के हिसाब से अल्काइंस के भी कंपाउंड्स होते हैं, तो हर कंपाउंड को इंडिविजुअली नाम देना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम की मदद से यहाँ पे हर एक अल्काइन को एक सिस्टमेटिक नाम देने के लिए प्रोसेस बनाया है, जिसे हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है अल्काइंस की केस के अंदर बिल्कुल ये वैसी ही होती है जैसे आपने अल्कीन्स के बारे में जानी थी। अब अल्कीन्स की जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर जहाँ पे जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है आपने वो भी देखना होता है और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी जगह पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए जो रूट इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है ब्यूट। उसके लिए जो रूट होता है वो क्या होता है? ब्यूट। अब ये जो ब्यूट वर्ड है ये बेसिकली क्या बता रहा है? इसके अंदर कार्बन की तादाद, और जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा आपने उस पोजीशन को मेंशन करके, अगर वो डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे इन आ जाएगा, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे आइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी नोमेनक्लेचर भी करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? अल्काइंस आर आल्सो नेम्ड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ दैट कार्बन दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो वहाँ पे आपने क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को देख के आपने क्या करना है? वहाँ पे कार्बन एटम्स को काउंट करना है। जिस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ तक आपने उसको काउंट करना है। उससे मतलब वो जो उसके ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप जिस पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा आपने उस पोजीशन को भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आइए इनके नाम को देखते हैं। जैसे अगर 2 कार्बन हो, 2 कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका नाम होगा इथ। 2 कार्बन के लिए जो हम रूट इस्तेमाल करते हैं वो होता है इथ। तो ट्रिपल बॉन्ड है इस वजह से इसका नाम होगा इथाइन।
इसका नाम होगा इथाइन। अब यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3, 3 कार्बन हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप। तो यहाँ पे क्या नाम होगा? पोजीशन भी है यहाँ पे, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। एक बात यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड कम पहले आता होगा, नज़दीक पड़ता होगा, आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही 4 कार्बन हुए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है ये पहले कार्बन में भी आ सकता है और दूसरे कार्बन में भी हम लगा सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका रूट लिखेंगे। रूट लिखने के बाद नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। अब देखें, नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन तो हैं, लेकिन हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता होगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 इसमें कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका जो नाम होगा, सबसे पहले हम इसके कार्बन जितने हैं उसका हम रूट के बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है 4 हैं, इस वजह से इसका जो रूट होगा वो होगा ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट के बाद आपने जिस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है आपने उस पोजीशन को मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हम इसको लिख देंगे ब्यूट 1 आइन। इस तरीके से आप यहाँ पे आयुपैक नेम लिखेंगे इनके। इसी तरीके से आप इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नज़दीक पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड जो है फिर भी वही पोजीशन आएगी। तो आप जिधर से चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम लिखने के लिए आपने इसका रूट लिखना है, जो कि क्या है? ब्यूट। अब इसमें पोजीशन आपने लिखनी है ट्रिपल बॉन्ड की, तो वो सेकंड पोजीशन पे है, तो आपने लिखना है ब्यूट 2 आइन। इस तरीके से आप इनको आयुपैक नाम देंगे। अब आपकी बुक के अंदर इतनी डिस्क्रिप्शन इसकी मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जानेंगे। इसके बारे में हम इतना ही यहाँ पे जानेंगे, वरना अल्काइंस की जो नोमेनक्लेचर है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ पूरा लेक्चर, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा लेक्चर हो, इसकी हर एक चीज़ का पता हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं आपको इसका डिटेल लेक्चर बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक के अंदर इतना मेंशन है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा। बस आप इतना याद रखिए कि आपने जहाँ पे कंटिन्यूस चेन है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपने उसको काउंट करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, उस हिसाब से आपने इसका रूट काउंट कर लेना है। जैसे आप 1 से लेकर 10 तक इनको याद कर लें। 10 तक जो इनके रूट होते हैं उनको हम किस तरीके से नाम देते हैं? जैसे 5 हो तो पेंट होता है, 6 हो तो हेक्स होता है, 7 हो तो हेप्ट होता है। तो इस हिसाब से आपने इनके जो रूट्स हैं उनको याद कर लेना है कार्बन की नंबरिंग के हिसाब से, और जिस पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उस हिसाब से आपने उसका नाम वहाँ पे लिख देना होता है। तो आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर की जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है उसके बारे में समझ आ गई होगी। बाकी अगर हम बात करें इनमें सिंपलेस्ट अल्काइन की, तो हमारे पास जो सबसे सादा तरीन अल्काइन है ना, उसका नाम है इथाइन। अब इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब जो एसिटाइलिन है इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। अब ये किस किस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है उसको बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसिटाइलिन के इस्तेमाल की, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये वेल्डिंग और कटिंग पर्पस में क्यों इस्तेमाल होता है? आप जानते हैं जहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, चीज़ों को वेल्ड किया जाता है, 2 लोहे की चीज़ों को या बाकी उनको वेल्डिंग करने के लिए वहाँ पे हाई एनर्जी फ्लेम के ऊपर वेल्ड किया जाता है। तो ये वेल्डिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं एसिटाइलिन को। क्यों इस्तेमाल करते हैं? सवाल यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि वाई एसिटाइलिन इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे आप इसके बारे में ये बता सकते हैं कि ये जो एसिटाइलिन है, जब आप इसे बर्न करते हैं तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। कब रिलीज़ होती है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे कि आप जानते हैं कंबस्शन के मेथड के अंदर ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ें जलती हैं। तो जब ऑक्सीजन मौजूद होगी यानी कि हवा मौजूद होगी, तो एसिटाइलिन को जब हम जलाएंगे तो इसके जलाने से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। अब उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल हम करते हैं कटिंग और वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप लोग इसका आंसर ये लिखेंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इस्तेमाल जो है प्रोड्यूस होती है जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इग्नाइट करते हैं, यानी कि जलाते हैं। कैसे होती है यहाँ पे देखें, आपके पास अगर इथाइन है तो इथाइन के अंदर जब हम ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंप्लीट कंबस्शन की मदद से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और साथ में हीट। और ये जो हीट होती है ये वेल्डिंग और कटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे जो सेकंड हम पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर है एसिटाइलिन टॉर्च के बारे में। अब आप जानते हैं कि वेल्डिंग के लिए स्पेशल किस्म की यहाँ पे एसिटाइलिन टॉर्च होती है। अब एसिटाइलिन टॉर्च क्या होती है, ये स्पेशल किस्म की टॉर्चेस होती हैं जिसके अंदर हाई फ्लेम होता है, जिसके अंदर हाई फ्लेम के अंदर हम इथाइलिन को जो है हम जलाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एसिटाइलिन टॉर्च हैं जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उस फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, उस फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 3200 से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब उसका टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, उसका फ्लेम हाई टेम्परेचर वाला क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन इथाइलिन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है वो प्योर स्टेट के अंदर होती है। तो प्योर मैक्सिमम वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाई जाती है। जब मैक्सिमम कंबशन होगी तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन उस फ्लेम का 3200 से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है, आपके एक्सरसाइज के अंदर भी है कि वाई ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज़ सो हॉट। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो होता है ये ज़्यादा गर्म क्यों होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि जो एसिटाइलिन टॉर्च होती है उसके अंदर जब हम कंबशन करवाते हैं तो उसमें 100% प्योर ऑक्सीजन बर्न होती है। जब 100% प्योर ऑक्सीजन बर्न होगी तो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 3200 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे हम देखें एसिटाइलिन टॉर्च, एसिटाइलिन गैस बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर हम बात करें एसिटाइलिन टॉर्च की तो एसिटाइलिन टॉर्च के अंदर एसिटाइलिन गैस को हम बर्न करते हैं और ये किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एसिटाइलिन बर्न होगी, जहाँ जैसे हमने देखा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और साथ में हाई टेम्परेचर और हाई मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। द हाई फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन। अब ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन बनी है इसका जो टेम्परेचर का इसके जो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ज़्यादा हाई होने की वजह से ये स्पीड अप कर देता है हमारे वेल्डिंग और कटिंग के प्रोसेस को। तो इस वजह से एसिटाइलिन टॉर्च के अंदर हम एसिटाइलिन गैस और ऑक्सीजन को राइट प्रोपोर्शन के साथ जब बर्न करवाते हैं तो उसकी वजह से जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है तो वो कटिंग और वेल्डिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एसिटाइलिन टॉर्च होती हैं उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर गेन किया जाता है ताकि ये हम अपने ये जो कटिंग और वेल्डिंग का प्रोसेस है इसको स्पीड अप कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं एसिटाइलिन गैस की। तो एसिटाइलिन गैस को हम राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि आपने देखा होगा कि जब भी हम फ्रूट मार्केट से कोई भी फ्रूट के लिए फ्रूट लेके आएँ तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक साशे मिलता है आपको जो कि पाउडर से भरा होता है। वो बेसिकली साशे जो होता है उसके अंदर से एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है और वो एसिटाइलिन गैस जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। किस तरीके से होता है, आपने देखा होगा कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड जब रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ तो उसके अंदर मौजूद होते हैं वाटर वेपर्स। तो जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में वहाँ पे एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है और ये जो एसिटाइलिन गैस है ये एक्चुअली एक्सेलरेट करती है ग्रीन फ्रूट्स को पकाने के लिए, यानी कि उसकी राइपनिंग में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मैंगोज़ की पेटी ली हुई है तो आप उसमें देखेंगे जब आप उसके अंदर इस साशे को रखेंगे तो वो ग्रीन मैंगोज़ जो हैं वो येलो मैंगोज़ के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब एसिटाइलिन जो है ये इसको इस्तेमाल करने के लिए हम जो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसको
इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल करना प्रोहिबिटेड है। क्यों है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों इसको प्रोहिबिट किया गया है कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को। तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बाइड की वजह से बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, या फिर स्किन अल्सर भी हो सकता है। अब ये जो स्किन अल्सर है, ये बेसिकली क्या होता है कि स्किन के ऊपर आपके छोटे छोटे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से, क्यों होते हैं ये, बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड की वजह से होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप, कभी भी अगर आप फ्रूट को मार्केट से लेके आए हैं और आप उसको खाना चाहते हैं, तो पहले आप उसको धो लें, अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसके अंदर अगर कैल्शियम कार्बाइड या एसिटाइलिन गैस, अगर उसमें उसके पार्टिकल्स अटैच हो गए हैं, अगर वो थोड़ा सा भी लग गया है, तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से जो बच्चे बगैर फ्रूट्स को धोए खा लेते हैं, तो उनके अंदर वॉमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।